नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल SM कोचिंग्स में। और आज हम लोग वीडियो में फिजिक्स के कुछ छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, कक्षा 10 में भी था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम, ये भी कक्षा 10 में था और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद एक आ जाता है अन्योन प्रेरण, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन चारों टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। और पहला टॉपिक क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा जानने से पहले अगर हम ये समझ लें कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा में क्या कहा गया है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा में कहा गया है कि यदि किसी एकांक क्षेत्रफल से, ये हमने कोई एकांक क्षेत्रफल ले लिया और इस एकांक क्षेत्रफल से लंबवत या इस एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स होने के लिए जरूरी क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस क्षेत्र से होकर गुजरना चाहिए और क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाना चाहिए। यानी हर एक चुंबकीय बल रेखा वो क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाए, ये जरूरी है। तो ये तो हमने समझ लिया कि किस चुंबकीय बल रेखा को हम चुंबकीय फ्लक्स कह सकते हैं, किसको चुंबकीय फ्लक्स नहीं कह सकते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स की कैटेगरी में नहीं आएंगी। और ये जो रेखाएं हैं, ये जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स की कैटेगरी में आएंगी। अब इसके हिसाब से हम अगर परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि किसी एकांक क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये हमको डेफिनेशन लिख देना है। इसे क्या लिख देंगे, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए, माना ये जो हमने एकांक क्षेत्र लिया हुआ था, माना इस क्षेत्र का क्षेत्रफल A है, माना इसका क्षेत्रफल A है और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इस चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता B है। तो इस क्षेत्र से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए। कितना हो जाएगा, बी ए। अब मान लेते हैं कि अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं सीधे नहीं है या लंबवत नहीं है, कुछ एंगल बनाते हुए हैं, इस तरीके से हुई या फिर इस तरीके से, किसी भी तरीके से एंगल बनाते हुए हुई, तो हम जानते हैं कि किसी भी बल को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो वो जो दूसरा घटक होगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और ये बी ए कॉस थीटा कब होगा, जब इस क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए कोई चुंबकीय बल रेखा इसको पार करेगी या एंटर करने वाली है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये वाला सिर्फ चित्र बनाना है और इतना लिख देना है। इससे पहले जो डेफिनेशन आपको लिखनी है वो हमने आपको बता दी। आपको परिभाषा में क्या लिखना है, परिभाषा में सिर्फ इतना लिखना है कि एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल A है तथा इससे लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की तीव्रता B है, तो इस क्षेत्र से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA हो जाएगा। आप इतना लिख देंगे, आपकी हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम। तो फैराडे ने बताया कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन
होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो फैराडे ने पहले नियम में क्या बताया कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा यह प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तभी तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मैं बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो केवल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होना भी बंद हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का प्रथम नियम ये हो गया। अब देख लेते हैं फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है। अब देखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे का सेकंड लॉ है, द्वितीय नियम है। तो द्वितीय नियम में फैराडे ने क्या बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मान लीजिए किसी समय चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर φ1 है। कोई एक टाइम ले लीजिए, किसी समय चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर φ1 है तथा बहुत कम समय अंतराल डेल्टा टी समय पश्चात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर φ2 है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का जो अंतर देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा? भाई पहले इतना था और डेल्टा टी समय बाद इतना हो गया, तो फ्लक्स में परिवर्तन, जब हम क्या निकालेंगे फ्लक्स में परिवर्तन, तो परिवर्तन बराबर हो जाएगा φ2 माइनस φ1। प्रारंभ में इतना था, डेल्टा टी समय बाद इतना हो गया। अंतर निकालना होगा तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो अंतर मिल गया। मान लिया ये कितना हो गया डेल्टा φ, क्योंकि बहुत सूक्ष्म समय डेल्टा टी में है तो ये फ्लक्स में परिवर्तन भी बहुत सूक्ष्म यानी डेल्टा φ ही होगा। अब अगर हम परिवर्तन की दर निकालेंगे तो दर बराबर क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी डेल्टा φ अपॉन डेल्टा टी, मतलब समय। एकांक समय में हुए परिवर्तन को ही परिवर्तन की दर कहते हैं। तो यहां पर फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा डेल्टा φ अपॉन डेल्टा टी, और यही क्या होगा विद्युत वाहक बल, यही क्या होगा विद्युत वाहक बल। और ये होता क्या है डेल्टा φ अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई, या ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा φ अपॉन डेल्टा टी, और ये भी काहे का रहेगा, ये रहेगा ऋणात्मक। देखिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह जो है वो सिर्फ ये दर्शाता है कि जब परिवर्तन होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होता है। अगर परिवर्तन ना हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। और दूसरी चीज, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव इस परिवर्तन का विरोध करता है। ये नहीं चाहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, जबकि उत्पन्न स्वयं उसी से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है इसको हम लोग समझेंगे एक चित्र के अनुसार। देखिए लेंज का नियम कहता है तो जब हम लेंज के नियम को सीखने वाले हैं तो हम थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें हमको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कुंडली है, ये एक कुंडली है और ये कुंडली बंद है। यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है अमीटर लगा हुआ है। अमीटर ये पता लगाने के लिए कि हाँ इसमें करंट आया है या फिर नहीं है, करंट उत्पन्न हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए एक बंद कुंडली है और इसके समीप हम लाने वाले हैं एक मैग्नेट। क्या लाने वाले हैं? मैग्नेट। अब मान लेते हैं किसी क्षण ये इसका एस पोल है और ये इसका एन पोल है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक एस और एक एन। तो शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि जब हम बहुत तेजी से इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लाते हैं, हम जानते हैं कि अगर बंद कुंडली के पास किसी चुंबक को ले जाएं तो इस कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। और इसमें उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा कुछ ऐसी होगी कि वो उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण से वो उत्पन्न हुई। अब देख लेते हैं कि इसमें धारा किस कारण से उत्पन्न हुई। इसमें धारा उत्पन्न हुई इस चुंबक के इधर आने से। तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो विरोध करेगी कि ये चुंबक इधर ना आ पाए। और ये विरोध कब कर सकती है? ये विरोध केवल तभी कर सकती है जब इस कुंडली का ये वाला सिरा एस ध्रुव की तरह कार्य करने लगे। तो जैसे ही ये मैग्नेट इसकी तरफ आता है बहुत तेजी से, तो इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है और उस धारा के कारण इस कुंडली का जो ये वाला सिरा है जिधर मैग्नेट आ रहा था वो सिरा किसकी तरह कार्य करने लगेगा? एस पोल की तरह कार्य करने लगेगा। अब देखिए इस मैग्नेट का भी एस पोल इधर है, इस कुंडली का भी एस पोल इधर है। तो जब दो चुंबक एक ही तरीके के एक पास रखे जाते हैं, यानी दो चुंबकों के दो समान ध्रुवों को जब हम समीप लाते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जैसे ही ये मैग्नेट इधर आएगा तो ये कुंडली उसका विरोध करने लगेगी और इसको अपने पास आने से रोकेगी। ये पहली चीज हो गई। सेकेंड स्टेप में देख लेते क्या होगा। जब हम इस मैग्नेट को बहुत तेज उधर ले जाना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, तब भी इसमें धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। जब हम इधर लाए तो बहुत तेजी से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इसमें प्रवेश हुई, यानी पहले कम था फिर बढ़ गया। और जब हम बहुत तेजी से उधर ले जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इसमें कम होने लगेगी। परिवर्तन तो तब भी हो रहा है। धारा उत्पन्न होने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो जब उधर जाएगा तो परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होगा तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा कुछ ऐसी होगी जो फिर से उसी कारण का विरोध करेगी। कारण कौन सा है? कारण है ये उधर जा रहा है और ये नहीं चाहेगी कि ये उधर जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब ये हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब इसका ये वाला ध्रुव एन ध्रुव की तरह व्यवहार करे। इस कुंडली का ये सिरा किसकी तरह? एन ध्रुव की तरह व्यवहार करे। अब जब एन ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा तो मैग्नेट का ये एस सिरा है और कुंडली का ये एन की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इसको अपनी ओर खींचने का काम करेगा। और इस वजह से ये कुंडली इस वजह से ये मैग्नेट हमको उधर ले जाने में हमको बल लगाना पड़ेगा या अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट हो गया। और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए लेंज ने एक नियम दिया और उस नियम में उन्होंने क्या बताया? लेंज ने अपने नियम में बताया कि किसी बंद कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वो स्वयं उत्पन्न होती है। इस कुंडली में जो धारा उत्पन्न हो रही है वो मैग्नेट के कारण हो रही है और वो सदैव मैग्नेट की गति का विरोध करेगी, क्योंकि मैग्नेट की गति के कारण ही वो उत्पन्न हो रही है और वो मैग्नेट की गति का ही विरोध करती है। ये किसने बताया? लेंज ने। ये क्या हो गया? लेंज का नियम हो गया। अन्योन प्रेरण, उसके बाद हम क्या देखेंगे? अन्योन प्रेरण। देखिए अन्योन प्रेरण में होता क्या है वो समझ लीजिए। अन्योन प्रेरण की घटना में मान लीजिए दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली ये है और इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा के मान में बहुत तेजी से परिवर्तन किया जा रहा है और इसी के समीप एक अन्य कुंडली रखी है और ये कुंडली कैसी है? बंद कुंडली है और इसमें एक एमीटर लगा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि परस्पर समीप रखी हुई दो बंद कुंडलियों में से जब एक कुंडली में धारा के मान में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण का उपयोग हम ट्रांसफार्मर में करते हैं। यह ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो अन्योन प्रेरण में आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।